गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अब चूंकि ये सबसे सीधा टॉपिक लगता है, लेकिन कई बार इसमें से इतने टिपिकल क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छी शुभकामनाओं के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम राष्ट्रपति पढ़ना है, ठीक है। संविधान का भाग 4 हम पढ़ चुके हैं, आज हम भाग 5 को स्टार्ट करते हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि हमारे देश के संविधान में जो सबसे बड़ा भाग है वो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोलो। भाग 5। संविधान में जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, भाग 5। 22 भाग है हमारे संविधान में। हम पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया हम लोगों को। और यदि भाग 5 की हम बात करें तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। आपसे कोई पूछे बता, तो पॉलिटिकल पढ़ के आ रहा है, भाग 5 कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, बोलो। 52 से 151 तक। और यदि इनको हम काउंट करने बैठ जाएं तो ये टोटल 100 हो जाते हैं। अर्थात भाग 5 का वर्णन कुल कितने अनुच्छेदों में, बोलिए 100। ये हमारे देश के संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। बहुत सारे भाग हैं, 22 भाग है टोटल, उनमें सबसे बड़ा भाग है। जितनी भी हमारी सेंट्रलाइज सिस्टम है, लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, महान्यायवादी, स्कैग, नियंत्रक मालिका परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट, इन सब का जो विशद विवेचन जो किया गया है वो हमारा भाग 5 है। तो अब थोड़ी सी भूमिका बन गई, आप शुरू से बोलेंगे। आज हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, बोलिए। भाग 5 कहां से कहां तक है, बोलो। 52 से 151। कुल कितने अनुच्छेदों में है, 100। अब देखो, मुझे राष्ट्रपति बनाना है, लेकिन राष्ट्रपति को समझने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। आपने एक वर्ड सुना है, सरकार। भाई सबसे पहले अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब पढ़ने वाले हैं, तो एक वर्ड आता है सरकार। तो सरकार होती क्या है? सरकार वो संस्था होती है जो हमारे अमूर्त रूप होती है उसको एक मूर्त रूप देती है। जो हमको दिखाई नहीं देता ना, उसको क्या करती है, वो मूर्त रूप प्रदान करती है। यदि हम सरकारों की बात करें तो विश्व के अधिकतर देशों में मुख्यतः 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। पहली गवर्नमेंट का नाम है, उस गवर्नमेंट का नाम है संसदात्मक शासन व्यवस्था। सुना होगा आप लोगों ने। कौन सी प्रणाली है, बोलिए। संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री। और सेकंड नंबर पे जो मिलती है वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो दुनिया के देशों में जो अधिकतर शासन प्रणाली मिलती है वो 2 तरह की मिलती है। पहली कौन सी मिलती है, बोलो। संसदात्मक। और दूसरी कौन सी मिलती है, अध्यक्षात्मक। संसदात्मक, अब इनमें जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, उसके 2 तरह के प्रकार पाए जाते हैं। संसदात्मक जो कार्य प्रणाली व्यवस्था होती है, इसमें हमारी कार्यपालिका कितने प्रकार पाए जाते हैं, 2। एक होती है नाम मात्र की और एक होता है वास्तविक। किसी भी देश में अगर संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाएगी तो वहां कार्यपालिका मतलब शासक 2 तरह के होंगे। एक कौन सा होता है, नाम मात्र का, ये हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, वास्तविक, ये हमारे देश में प्रधानमंत्री महोदय, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता। वहां नाम मात्र का भी वही व्यक्ति होता है और वास्तविक भी वही होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति वही होता है सर्वे सर्वा। अब भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, संसदात्मक। इसलिए हमारे देश में कितने प्रकार की कार्यपालिका पाई जाएगी, 2 तरह की। पहली कौन सी है, नाम मात्र की, और दूसरी कौन सी है, वास्तविक। तो वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारे यहाँ 2 तरह के शासक आएंगे। एक बात तो मुझे ये बतानी थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे मुझे एक चीज और पहले बतानी थी। यदि हम सरकार की बात करें तो बेटा पहले भी मैंने आपको बताया था सरकार के कितने अंग होते हैं भाई, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो कितने अंग होते हैं, 3। पहला अंग कौन सा होता है, बोलो, व्यवस्थापिका। दूसरा कौन सा होता है, बोलो, और तीसरा कौन सा होता है, बोलो, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक बार फाइनल बोलो, पहला कौन सा है, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका काम है कानून बनाना। जैसे हमारी संसद है, राज्यों में विधानमंडल होते हैं, ये केवल और केवल क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। बने बनाए कानून को जो लागू करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, ठीक है। ये सब इसमें कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम आप जानते ही, ठीक है। तो 3 तरह की व्यवस्था है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान में 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है, ठीक है। यदि हम लोग व्यवस्थापिका की बात करें तो ये 79 to 123 यानी कि अनुच्छेद 79 to 123 तक है।
और न्यायपालिका की बात करें तो 124 से लेके 147 तक है। ठीक है, अब टोटल हमारा ये कहाँ तक आ रहा है, भाग 5 अनुच्छेद 151 तक, अर्थात 148 से 151 तक नियंत्रक मालिका परिषद का वर्णन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको खाका बनाया। अब प्लीज बोलो, आज हम कौन सा भाग पढ़ने वाले, बोलिए भाग 5। कहाँ से कहाँ तक है बोलो, अनुच्छेद मत बोला करो, कहाँ से कहाँ तक है, कौन कितने अनुच्छेदों में है, 100। हमने जाना मोस्टली, अच्छा सरकार के कितने अंग होते हैं, बोलिए 3। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका काम है कानून बनाना, बने बनाए कानूनों को लागू कौन करती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। और न्याय और भारतीय संविधान की जो व्याख्या करती है वो कौन होता है, न्यायपालिका। दुनिया के जो अधिकतर देश हैं इनमें मुख्यतः 2 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। बोलो, पहली शासन व्यवस्था कौन सी होती है, संस्थात्मक, और दूसरी कौन सी होती है, अध्यक्षात्मक। अच्छा, संस्थात्मक में कितने प्रकार के शासक होते हैं, कार्यपालिका 2, पहली नाममात्र की और दूसरी वास्तविक। अब हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, इसलिए हमारे देश में कितने प्रकार की व्यवस्था होगी, 2। ठीक है, एक तो ये बताना था मुझे, राष्ट्रपति आने से पहले राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी पार्ट है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी पार्ट है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि दोनों में कैसे आ रहा है। ओके, एक और बतानी है, फिर हम राष्ट्रपति पाएंगे। एक आपने सुना है फेडरलिज्म सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। ये वर्ड सुना है आपने, फिर हम राष्ट्रपति पाएंगे, प्रॉपर अच्छे समझ में आएंगे। छोटे छोटे वर्ड आते हैं और छोटी एग्जाम में तो किस तरीके के सवाल आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं मोस्टली। संघात्मक फेडरलिज्म, ये क्या होता है, अगर किसी देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, लाइक इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और वी कैन से दैट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। और दुनिया की यदि हम बात करें तो कौन से पोजीशन में आते हैं क्षेत्रफल में, 7th पोजीशन पे चले गए, है नहीं अपने पोजीशन। इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन देन वी गोज टू 2nd पोजीशन आफ्टर चाइना। इतनी बड़ी देश है तो क्या एक व्यक्ति हमारे देश में शासन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। अगर किसी देश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो फिर उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शासन किया जाता है, लाइक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, समझ गए ना, इनको हम संघ कहते हैं। ये व्यवस्था पाई जाती है। अब बताओ, भारत देश छोटा है या बड़ा है, अरे बड़ा है ना क्षेत्रफल में। अगर हमारा देश बहुत बड़ा है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में भी कौन सी व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है, संघात्मक। अर्थात हमारे यहाँ पे 2 तरह के लेवल होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। भाई एक तो भारत सरकार है और एक राजस्थान सरकार है, तो हमारे यहाँ 2 तरह के लेवल है या नहीं है। अब याद रखना, ये दोनों लेवलों में देखो, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, उनका काम करने का ढंग अलग होता है। आपने देखा है जो सेलेक्ट हो जाते हैं छोटी सी उम्र में, उनके 4 कान होते हैं, अरे 5 नाक होती है, वही 1 नाक होती है, वो कोई 2 नाक नहीं होती, लेकिन वो दुनिया से हटके चलते हैं। ठीक है, वो अलग, मैंने बोला ना जीतने वाले अलग काम नहीं करते, अपितु काम करने का तरीका अलग होता है। लोग उनको बेवकूफ भी कहते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो अपनी मस्ती मस्त रहते हैं और फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं छोटी सी उम्र में, ऐसा होता है ना। तो अब मैं जैसे भाग 5 आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भाग 5 और इधर को हम पढ़ेंगे भाग 6। तो यहाँ तो भारत सरकार की व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल स्तर की, और यहाँ किसकी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, राज्य स्तर की। ठीक है, उससे पहले एक और वर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग। ये वर्ड सुना है आपने, संसद, खूब सुना है अपन ने पढ़ते पढ़ते। संसद हम जानते हैं पार्लियामेंट, अभी कहा संसदात्मक शासन व्यवस्था है। आज के बाद आपसे कोई पूछे बताओ संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपका आंसर आएगा हमारी संसद जो है वो कितने अंगों से मिलकर बनी है बेटा, 3। अरे संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, 3। पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा अंग होता है राज्यसभा, और तीसरा अंग होता है लोकसभा। अच्छे अच्छे सवाल है, पुलिस में यहाँ से एक सवाल आया भी था। और ये जो 3 वाला मैटर होता है ना, ये तो हमको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे ऑप्शंस कितने होते हैं, 4। तो वहां नहीं का सवाल बनेगा। सवाल ऐसे बनेगा, संसद का कौन सा अंग नहीं है, ऐसे करके बनता है वो सवाल। जैसे हर्षवर्धन जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 606 ईस्वी में वो गद्दी बैठे थे, उन्होंने संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। ठीक है, तो वो सवाल आता है। ऐसे जब भी कोई चीज 3 आती है ना, तो 3 वाले को तो अच्छे से याद कर लो, क्योंकि नहीं का सवाल बन जाता है कई बार। तो मैं कह रहा था संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, बोलो 3। पहला अंग बोलो राष्ट्रपति, दूसरा बोलो राज्यसभा, तीसरा बोलो लोकसभा। ये आर्टिकल है बेटा 79। देखो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ये थोड़ा सा ऊट पटांग सा है, अपन बोलेंगे 79 80 79 बोलते हैं ना इसको,
तो आप 79 बोलना, इसको ही इंग्लिश में बोलना और किसी को नहीं बोलना। तो बताओ संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में होता है, बोलो 79। आज आप बहुत ज्यादा अनुच्छेद याद करके जाओगे, भूलोगे भी नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि ये माँ सरस्वती का जो खजाना है ना अनोखा है। सुरसती के भंडार की है पूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। हम जितना बोलेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, जितना इसको जोड़ेंगे उतना ही ये घटेगा। संस्कृत में भी कहा है ना, पूर्व कोश में विद्यते तो भारती, पढ़ा होगा सुना होगा आप लोगों ने। तो आप तो खूब बोलो, मैं कह रहा हूँ ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं भाई, जो कुछ करेगा नहीं वही तो बाकी करेगा, उस पर तो कुछ ना कुछ लांछन या कुछ ना कुछ वो गलतियां तो करेगा। तो गलत बोलो लेकिन प्लीज बोलो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। तो संसद का गठन कौन सा अनुच्छेद में होता है, बोलो 79। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3। पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ऐसे बोलो ताकि मैं मोटा हो जाऊं थोड़ा सा, है ना। अब मुझे बताओ 79 से अगला अंग कौन सा आता है? अब हिंदी में बोलना, कोई दिक्कत ना, 80। ये मैंने 80 यहाँ लिख दिया। अच्छा 80 के बाद कौन सा आता है, बोलो 83। मैं कह रहा हूँ ना, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, काम करने का तरीका अलग होता है। आपको पता लगा इस, अभी मैं राज्यों के अनुच्छेद आपसे निकलवाऊंगा, आप देखना बिल्कुल बताएंगे, नहीं तो मैं पढ़ाना ही भूल जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ विधानसभा कौन से गठन में, विधानसभा गठन कौन सा अनुच्छेद में होता है, बताओ। अरे बताओ ना, नहीं है पता? अगर आपका आंसर नहीं आया तो देख लेना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। आएगा लेकिन कभी समझ के नहीं पढ़ा ना। क्या कर रहे हो आप? एजुकेशन ले रहे हो ना बेटा। एजुकेशन वर्ड केम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। एजुकेशन मीन्स डूको, ई मीन्स इनर, डूको मीन्स आउट, अर्थात जो हमारे अंदर भरा पड़ा है उसको बाहर निकालने का साधन ही क्या है? एजुकेशन। अभी देखना आएंगे आंसर। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी। पहला अंग दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। संसद गठन किस अनुच्छेद में होता है? 79। राज्यसभा गठन किस में होता है? 80। ये अनुच्छेद है। राज्यसभा गठन किस अनुच्छेद में होता है, बोलो 80। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 81। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी वे में हमारे याद हो गए। अच्छा मैंने कहा ये तो हो गई सेंट्रल की व्यवस्था। अब हम राज्यों में आते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ मोस्टली बच्चे जिनके पास पॉलिटिकल नहीं होती वो ये समझते हैं राज्यसभा मतलब ये तो राज्यों में मिलती होगी, राजस्थान पंजाब हरियाणा में मिलती होगी, ऐसा मोस्टली समझते हैं ना जिनके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं होती, वो गलत समझते हैं। अच्छा राज्यसभा पूरे देश में एक ही है, ये सेट कर लो दिमाग में। राज्यसभा हमारे देश में कितनी है, बोलो 1। और ये नई दिल्ली में। इसका नाम राज्यसभा क्यों पड़ा? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब अपने राजस्थान में भी राज्यसभा के कुछ सदस्यों का चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोलो राज्यसभा। लोकसभा, लोक मानी जनता, यानी कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का। तो एक बात दिमाग में सेट हो गई, ये जो हमारी राज्यसभा है देश में एक है, एक से ज्यादा है, बोलो एक। ये गलती मत करना, अधिकतर लोग गलती करते हैं। मैंने बहुत सारे बैच लिए हैं, जयपुर में भी शायद पॉलिटिकल के कम से कम 50 से भी ज्यादा बैच ले लिए होंगे, खूब बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी ले लिए। तो बच्चे करते हैं गड़बड़, इसलिए मुझे पता है। तो राज्यसभा पूरे देश में कितनी है, बोलो 1। और ये नई दिल्ली में, ये सेट कर लो। अब जैसा देश में राष्ट्रपति होता है, अब राज्यों में आते हैं, वैसा ही राज्यों में कौन होता है, बोलो राज्यपाल। अरे देश में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राजस्थान में कौन होंगे? राज्यपाल। अगर बेटा ईमानदारी से मैं कहूं, अगर हम लोगों ने राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो लगभग 70-80% राज्यपाल हमारे हो गए। जो काम देश में राष्ट्रपति महोदय करते हैं वही काम राज्यों में कौन करते हैं? राज्यपाल। इसीलिए तो राष्ट्रपति का एजेंट राज्यों में किसको कहा जाता है? राज्यपाल। ये दिमाग में सेट कर लो। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ लिया ना, तो मोस्टली पार्ट हमारा किसका भी हमने पढ़ लिया? राज्यपाल। ठीक है। देश में होती है राज्यसभा, राज्यों में होती है बेटा विधान परिषद। ये आ तो रहा है ना कि हाँ, देश में क्या होती है, बोलो राज्यसभा, और राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद। ये बेटा कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में नहीं है। प्रेजेंट में ये 6 राज्यों में, पहले 7 में थी। जम्मू कश्मीर को 2019 में हम लोगों ने राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और उसको हमने यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब ये प्रेजेंट में केवल 6 राज्यों में। जिस दिन हम विधान परिषद पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे कि इन राज्यों में भाई किस तरीके से बनी, इनके क्या अवसान की वो सारी चीजें वहां पे करेंगे। अभी तो इतना सा रट्टा मार लो कि जो राज्यसभा देश में होती है वही काम जैसा ही लगभग राज्यों में कौन करती है? विधान परिषद। ओके। देश में होती है लोकसभा, ये तो हमारे हर राज्य में। राजस्थान में क्या होगी, बोलो विधानसभा। क्या होगी, बोलो विधानसभा। क्लियर हो गया?
एक बार पुनः बोलो, देश में राष्ट्रपति राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल। अच्छा, देश में राज्यसभा होती है, ऐसी राज्यों में कौन होती है? विधान परिषद। और देश में लोकसभा होती है, ऐसी राज्यों में कौन होती है? विधानसभा। कोई अपवाद नहीं है। अगर हम लोगों ने लोकसभा को पढ़ लिया तो विधानसभा तो हमारी हो गई लगभग। अगर हम लोगों ने राज्यसभा को पढ़ लिया तो लगभग हमारी क्या हो गई? विधान परिषद। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फाइनल बोलो, संसद का गठन कितने अनुच्छेदों में होता है भाई? 79। संसद 79 में गठित है, सॉरी। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ओके, फिर इसके अलावा हमने जाना संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 79। राज्यसभा गठन 80 और लोकसभा गठन 81। अच्छा, देश में बोलते हैं संसद, पता है राज्यों में क्या बोलते हैं इसको? विधानमंडल। राज्यों में क्या बोलते हैं बेटा? विधानमंडल। अब मुझे बताओ, जब संसद हमारी 3 अंगों से मिलकर बनी है तो लगभग संभवतः विधानमंडल भी कितने अंगों से मिलकर बनी होनी चाहिए? 3। अब ये बात अलग है, जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां कितने अंग हो जाएंगे? 2। राजस्थान में विधान परिषद थोड़ी नहीं है, अपने यहाँ तो नहीं है ना, तो अपने 2 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, देश में राष्ट्रपति तो यहाँ क्या लिखूं? बोलो ना, शाबाश। तो आपसे कोई पूछे, बताओ विधानमंडल का पहला अंग कौन सा होता है बेटा? राज्यपाल। अच्छा, देश में होती है राज्यसभा, तो बताओ राज्यों में क्या मिलेगी? बोलो ना, विधान परिषद। शाबाश, ये लिख दिया मैंने, विधान परिषद। अब ये कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है वो दूसरा अंग। देश में होता है लोकसभा, तो दूसरा अंग कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? कभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने समझ के। अगर हम समझ के, देखो रट्टा तो मारना पड़ेगा, लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे, कंपेयर तुलना करके पढ़ेंगे, तो फिर कभी गलतियां नहीं होंगी, ये पक्की बात है। तो अब पता लग गया, विधानमंडल अपन 3 अंग मान लेते हैं। वैसे राजस्थान में तो 2 ही होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चीज नहीं है? विधान परिषद नहीं है, तो 3 बोल दो आप, नो प्रॉब्लम। विधानमंडल में कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3। पहला बोलो राज्यपाल, दूसरा बोलो विधान परिषद, तीसरा बोलो विधानसभा। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ये था, बताओ विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? और मैंने ये भी कहा था, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कहा था ना, विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में होता है, 168, वो भाग 6 में। ये तो मैं तुलना करा रहा हूं, मेरे को पढ़ाना आज राष्ट्रपति है, लेकिन अपन को पता तो लगे ना, देश में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, देश में राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद, देश में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, लगभग समान है। जैसा हम लोगों ने यहाँ किया था ऐसा ही यहाँ कर दो। बोलो विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में होता है? बोलो 168। अब बताओ बेटा, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में होगा? बताओ। मैंने कहा था ना आ जाएगा आंसर भाई, वहां एक बड़ा था, यहाँ भी एक बड़ा था, हमारे कहा जा रहा है। तो बताओ विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में होता है बेटा? 169। तो बताओ ना, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 170। कोई दिमाग लगाना पड़ा? अरे पढ़ने के अपने तरीके होते हैं, पता भी नहीं लगता। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमको 10th 12th में मिले थे, है ना, होते हैं ना बहुत सारे। श्री आनंदी लाल जी मीणा अपने यही के, शेररा सुनारी के, हमको पढ़ाते थे, ना किताब खोलते थे, ना ही किताब खोलने देते थे। हरसाना स्कूल में हम उनसे पढ़े ज्योग्राफी, तो बहुत पुण्य करते हैं ना, तब ऐसे गुरुजी मिलते हैं। ये भी एक बात सही है, आज भी हम उनको मिस करते हैं। अच्छा टीचर है, इसीलिए तो उनका नाम ले रहा हूँ मैं, पूजनीय है। ठीक है, तो ये अब 6 अनुच्छेद याद हो गए ना आपके। मैंने कहा बहुत अनुच्छेद याद करके जाओगे, बस आप तो बोल लो, थोड़ा सा मेरे में पेट्रोल डाल दो, फिर देखो किस तरीके से आंसर आते हैं। अब फाइनल सुना दो, अब अच्छी खासी भूमिका बन चुकी है, और फिर अब हम राष्ट्रपति पे आएंगे। ठीक है, बोलो आज हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं बेटा? भाग। अरे यार बोनी बट्टा बिल्कुल हल्का हुआ है, आंसर बिल्कुल कम आया, बताओ दुकानदारी कैसे चलेगी? हैं, तो बोनी बट्टा ढंग से करो। आज हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? बोलो भाग 5। भाग 5 कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 52। कुल कितने अनुच्छेदों में? 100। मतलब इस संविधान का सबसे बड़ा भाग है। फिर हमने जाना दुनिया के में अधिकतर जो शासन व्यवस्था है वो कितने तरह की पाई जाती है? 2। पहली संस्थात्मक, दूसरी अध्यक्षात्मक। भारत में कौन सी व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है? बोलो संस्थात्मक। अर्थात हमारे कार्यपालिका कितने रूप पाए जाते हैं? 2। पहला बोलो नाम मात्र, औपचारिक कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी, और सेकंड बोलो वास्तविक। फिर हमने जाना भारत देश बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, देश में संसद होती है, राज्यों में विधानमंडल होता है। तो बताओ संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3। पहला बोलो राष्ट्रपति, दूसरा बोलो राज्यसभा, तीसरा बोलो लोकसभा। ये राज्यसभा का पंगा खत्म हो गया ना। अरे पूरे देश में राज्यसभा एक ही है ना। हाँ, ये ध्यान रखना कि गड़बड़ कर देते हैं तो हर राज्य में होती होगी। अब बताओ संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 79। तो राज्यसभा गठन किस अनुच्छेद में होता है?
80। और लोकसभा गठन किस अनुच्छेद में होता है? 81। ओके, विधानमंडल भी भाई जहाँ नहीं है उसको छोड़ दो, अभी अपन 3 ही बोल लेते हैं। विधानमंडल भी 2 या 3 से मिलकर बनी है, तो बताओ विधानमंडल का पहला अंग कौन सा होता है? बताओ। राज्यपाल। दूसरा अगर है तो विधान परिषद। तीसरा विधानसभा। अच्छा, विधानमंडल का गठन कौन सा अनुच्छेद में होता है? 168। तो विधान परिषद का किस में होगा? 171। और विधानसभा का किस में होगा? 170। अब मैं उम्मीद करता हूँ कुछ भूमिका बनी। अब आते हैं राष्ट्रपति पे, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, अब जो मैं आगे वर्ड कुछ यूज लूंगा ना वो आपके इजी वे में समझ आ जाएंगे। ये तो अभी केवल भूमिका बनी है। देखो बेटा, राष्ट्रपति की बात करें तो ये हमारे देश का सर्वोच्च पद है। आज के बाद आपसे कोई पूछे बताओ हमारे देश का सर्वोच्च जो पद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति। इसीलिए बेटा ये देश के पहले नागरिक होते हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछे बताओ हमारे देश के पहले नागरिक कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। अच्छा, ये बात नहीं भूलनी है, जो राष्ट्रपति है वही राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल। अब मुझे बताओ देश का पहला नागरिक कौन होता है? बोलो ना, राष्ट्रपति। तो राजस्थान का पहला नागरिक कौन होगा? बोलो, राज्यपाल। मैंने कहा बिल्कुल समान से है, ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर तो है लेकिन इतना नहीं है, समझ के नहीं पढ़ते ना। तो ये क्लियर हो गया, देश का पहला नागरिक कौन होता है? बोलो, राष्ट्रपति। अच्छा, इसके अब मैं ये पूछने लग जाऊं, बताओ देश की पहली नागरिक महिला कौन है? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी मिसेज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? पहली नागरिक महिला वो हो जाएंगी। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? ये छोटे एग्जाम में खूब आता है, पुलिस की जो छोटी एग्जाम होती है ना, इस टाइप में ही आते हैं। या तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति। कभी कभी कह देता है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, ऐसे भी कह देता है ना इंग्लिश में। तो घबराना नहीं है कि सुप्रीम कमांडर तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति भी कौन होते हैं? बोलो, राष्ट्रपति। ओके, भारत का पहला नागरिक भी कौन होता है? बोलो, राष्ट्रपति। भारत का राज्याध्यक्ष कौन होता है? भारत के राज्याध्यक्ष भी कौन है बेटा? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन? देखो ये छोटे छोटे हैं, जो देश के संवैधानिक प्रधान कौन है? तो हमारे देश के जो संविधान है जिनको हेड बनाया वो भी कौन है? राष्ट्रपति। अच्छा, शुरू की लाइन मैंने कहा था कार्यपालिका के नाम मात्र के शासक कौन है? कार्यपालिका के नाम मात्र के शासक। अच्छा, नाम मात्र का कह लो चाहे औपचारिक कह लो, दोनों का मतलब एक ही है ना। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। तो आपसे कोई पूछे बताओ कार्यपालिका के नाम मात्र के शासक कौन है? बताओ ना, राष्ट्रपति। देश के औपचारिक शासक भी कौन है? राष्ट्रपति। अब एक बार फाइनल बोलो, हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन है? बोलो, राष्ट्रपति। हमारे देश में जितने भी काम होते हैं वो सब किसके नाम से होते हैं? बोलिए, राष्ट्रपति के नाम से। कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान कौन है? बोलो, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन है? बोलो, राष्ट्रपति। राज्याध्यक्ष भी भारत का कौन है? बोलो, राष्ट्रपति। अब एक सवाल आता है कि राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है? क्योंकि मोस्टली जो हम देखते हैं तो संविधान का भाग एक तो हमारा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, उसमें तो हमारे देश की सीमाएं वगैरह राज्य इन सब का वर्णन है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है जो हमने ब्रिटेन से लिए। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है जो हमने यूएसए से लिए। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से जो हमने आयरलैंड से लिए। भाग 4 के मूल कर्तव्यों से संबंधित है जो हमने पूर्व सोवियत रूस से लिए। अब भाग 5 में हम सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को ले रहे हैं, है ना। तो एक सवाल आता है राष्ट्रपति के पद को हमने किस देश से लिया है? आपका डायरेक्ट आंसर आएगा हमने किसी भी देश से नहीं लिया। राष्ट्रपति का पद हमने किसी भी देश से नहीं लिया, लेकिन इसकी स्थिति ब्रिटेन की महारानी से मेल खाती है। यानी कि जो काम ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन में करती है वही काम हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आप कह सकते हो ना सर सेम टू सेम, भाई पोजीशन सेम है, वर्क जो रन कर रहे हैं इनके बिल्कुल वो भी सेम वर्क प्ले कर रहे हैं, वो भी सेम है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रिटेन में महारानी का पद वंशानुगत होता है। क्या भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है? इस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी है, तो क्या इनके बाद इन्हीं का बेटा बनेगा क्या? नहीं बनेंगे ना। अब 25 जुलाई मतलब जुलाई में अब नए राष्ट्रपति हमारे आ जाएंगे महोदय, अभी कुछ दिनों बाद। आज कितनी तारीख है? 22 मई है ना। हाँ, तो कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता, इसीलिए बेटा वंशानुगत नहीं है, इसीलिए हमने कह सकते हैं कि हमने ब्रिटेन से नहीं लिया। क्लियर हो गया? तो आपसे कोई पूछे बताइए राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है? आपका आंसर क्या आएगा? किसी भी देश से नहीं लिया, लेकिन इसकी स्थिति किससे मेल खाती है भाई? ब्रिटेन की महारानी से। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने कहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग समान से, मैं दोनों की तुलना करता हुआ चल रहा हूँ। भाग 5 कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? बोलो, 52 से होता है ना। तो हम 52 से आरंभ करते हैं।
भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। एक बात ध्यान रखना, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो ये 52 है ना, इसमें एक या तो आगे बढ़ जाएगा या ये घट जाएगा। जैसे भाग 5 कहां से कहां तक है? 52 से 151। अब भाग 6 कहां से आरंभ होगा? 152 से स्टार्ट होगा ना, होगा ना। तो अब जैसे ये 52 में, तो 52 का आगे पीछे या तो 51 होगा या 53 होगा। 51 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 51 तो इसी में आया हुआ है। तो भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? 53। लेकिन कौन सा 53? 153। ये बहुत बड़ा हिंट है। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। संविधान निर्माताओं ने लगभग यही काम किया है कि या तो एक ज्यादा है या एक कम है, लगभग सेम सा है। याद करने का तरीका बताया मैंने। तो बताइए, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद कौन सा है? 52। और मैंने कहा राज्यपाल एक कम ज्यादा होगा, तो भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा आ जाएगा? 53। भाई 52 के बाद 53, वो 100 इसलिए लगेगा क्योंकि भाग 6 100 से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? तो बताओ, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये कौन सा अनुच्छेद है बेटा? 52। भारत में एक हर राज्य के राज्य में राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद कौन सा है बोलो? 153। बहुत अनुच्छेद याद होने वाले, भूलेंगे भी नहीं किसी भी हाल में। अब हम आते हैं 53 पे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है भाई? ये कहता है, यार दूसरा पेन लेके आओ ना अंदर से प्लीज लाना भाई। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि संविधान सारी शक्तियां किसको देते हैं? देता है राष्ट्रपति महोदय को, लेकिन उनको वास्तव में यूज में कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री महोदय लेते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, बोलिए राष्ट्रपति में। जिन होगी संविधान के अनुसार जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल की लैंग्वेज आप बताओगे मुझे? सेम टू सेम है राज्यपाल में, कोई अंतर नहीं है, बस हमने तुलना करके नहीं पढ़ा। बोलो, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है बोलो ना? 52। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52। अरे उत्तर देते चलो 52। पुनः बोलो, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है? 52। एक वर्ष में सप्ताह भी कितने होते हैं? 52। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? अप्रैल 1952। पहली राज्यसभा गठन कब हुआ? अप्रैल 1952। पहली संसद की जो मीटिंग हुई थी 13 मई 1952। आपसे कोई पूछे बताइए, हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952। हमारे देश की पहली विदेश नीति 1988 में आई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति आई थी वो कब आई थी? 1952। अब तो यार ढंग से बोल लो। तो आपसे कोई पूछे बताइए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल कौन सा है? 53। बोलो, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। शाबाश। अब तक मैंने जो बैच पढ़ा है ना, मोस्टली बच्चे बोलते थे 53 में, ऐसे करके बोलते थे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अब अधीनस्थ का मतलब वही हो गया प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या हुआ? हाँ, तो अधीनस्थों का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। अब देखो इधर बेटा, ये तो लैंग्वेज राष्ट्रपति की आ गई। अब राज्यपाल में आइए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी बताओ ना? राज्यपाल में। बाकी वही आ जाएगा जिनका प्रयोग वो स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल मैंने कहा एक कम या ज्यादा होगा, तो 53 तो पहले आ ही गया। अब कौन सा आएगा? 154 आ जाएगा। राज्य में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, जिसका प्रयोग वो स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 154 आ जाएगा ना। अरे एक ज्यादा कम ज्यादा ही तो करना है, दिमाग ही नहीं लगाना हमको, तो बिल्कुल गांव का बन जाना है अपन को। भाई अपना एग्जाम में सवाल गलत नहीं होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में गलत हो गया तो फिर चाहे कुछ भी है, सब मामला बिगड़ जाएगा। पुनः बोलो, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है बोलो ना? 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है भाई? राष्ट्रपति। जिसका प्रयोग वो स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ये कौन सा है बोलिए? 53। कौन सा है बोलिए? 53। अब मैं योग्यताओं पे आता हूँ। थोड़ा आर्टिकल हमको उल्टे सुल्टे चलने पड़ेंगे। योग्यताएं, राष्ट्रपति महोदय की जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल है बेटा 58। अब मुझे बताओ, राष्ट्रपति महोदय की जब योग्यताएं 58 में,
तो राज्यपाल की योग्यताएं कौन सा अनुच्छेद में आएंगी बताओ? 58 का या तो एक ज्यादा होगा या फिर एक कम होगा, या तो 56 हो सकता है, या कौन 58 है तो या तो 56 होगा या फिर कौन सा होगा या तो 57 होगा या फिर 59 होगा। पता है कौन सा आर्टिकल है? 157। मैंने कहा ना या तो एक ज्यादा होगा या फिर एक क्या होगा? अरे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 2 पे तो आगे कम से कम वो दोनों भी मिल जाएंगे, आगे पीछे के लिखे। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है वो दोनों को लिख दे, एक आगे का एक पीछे का, वहां दूर दूर मिलते हैं ऑप्शन भी हमको। तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती है वो कौन से आर्टिकल में बोलिए? 58। कौन सा है बेटा? 58। तो बताओ राज्यपाल की योग्यताएं कौन सा अनुच्छेद में है? 157। अरे मैं तो कंपेयर करके चल रहा हूँ, मेरा प्रमुख प्रतिपाद्य विषय आज का राष्ट्रपति है, लेकिन अपन तुलना कर रहे हैं भाई तुम्हारे कुछ समझ में आएगा। हाँ ऐसा भी होता है कि एक के साथ एक फ्री हमको लगभग मिलता है। राष्ट्रपति की योग्यताएं, इसकी पहली योग्यता है भाई वो भारत के नागरिक हों। अरे विदेशी को थोड़ी बना देंगे। पहली योग्यता क्या है बोलो? भारत के नागरिक हो, ठीक है। ही सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पुरुष है तो ही आ जाएगा, महिला है तो सी आ जाएगा। उसको कहाँ का होना चाहिए? भारत का होना ही होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी, ये जरूर याद रखना बेटा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है। जब राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 है तो बताओ राज्यपाल के लिए भी कितनी आएगी? 35। अरे दिमाग ही मत लगाओ, मैंने कहा ना लगभग लगभग समान सा है। पुनः बोलो, पहली योग्यता क्या है बोलो? भारत का नागरिक, सब जानते हैं इसको। दूसरी, ये जरूर याद रखना, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बोलो? 35, ठीक है। तीसरी जो इसकी योग्यता है वह है लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हो। चुने जाने की योग्यता रखते हो। बेटा समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे? आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। अच्छा, यहाँ कुछ गलतियां बच्चे करते हैं कि वो लोकसभा का सदस्य हो, वो पार्ट नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा का। ये बोल रहा है वो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हो। लोकसभा का सदस्य नहीं है वो प्रेजेंट में, इसका मतलब वो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथा है इसका, वो लाभ के पद पर ना हो। किसके पद पर नहीं हो? लाभ के पद। ये ग्रीन वाला सही दिख रहा है क्या? ओके, वो लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद के जो वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 102 में है, शायद 102 में है ना। और लाभ के पद के वर्णन को, लाभ के पद को भारतीय संविधान में परिभाषित ही नहीं किया गया है। क्या है? बस एक लाइन लिख दी, लाभ के पद पर नहीं हो। अब क्या है लाभ का पद? इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे यहाँ कानून बना पड़ा है, लाभ के पद पर कौन कौन काउंट नहीं होते, ये ध्यान रखना बेटा। ये आजकल सवाल बहुत हाई लेवल के हैं जो छोटी एग्जाम्स में भी आने लगे हैं। लाभ के पद को क्या भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया? बोलिए नहीं। आज हमारे यहाँ कानून बन चुके हैं, लाभ के पद में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। पहला बंदा राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति महोदय का पद है ये लाभ के पद में काउंट नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरा बेटा उपराष्ट्रपति, ठीक है, वो भी लाभ के पद में काउंट नहीं होते। और तीसरा मंत्री परिषद, चाहे वो मंत्री परिषद भारत सरकार की हो चाहे वो किसी राज्य सरकार का हो। मंत्री 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वो कोई सा, ठीक है, मंत्री। तो अगर कोई मंत्री परिषद का सदस्य चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो लाभ के पद में नहीं आएगा। समझ गए ना? उपराष्ट्रपति महोदय के पद भी लाभ के पद में नहीं आता। तो 3 चीजें हैं लाभ के पद में, क्या क्या नहीं आएंगे? पहला बोलो ना राष्ट्रपति, दूसरा बोलो ना उपराष्ट्रपति, और तीसरे क्या है? मंत्री लोग, चाहे वो मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हो। देखो जहां तक मुझे आ रहा है याद, ये श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति बने थे ना, इससे पहले हाँ राज्यपाल का पद, ये राज्यपाल का पद भी आता है इसमें। सॉरी, किसका पद आता है बेटा? राज्यपाल का पद। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, समझ में आ गया ना? ये पद लाभ के पद में नहीं है। मुझे याद आ रहा है रामनाथ कोविंद जी जिस समय राष्ट्रपति बने थे उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे और उन्होंने रिजाइन किया था। क्या उनको रिजाइन करने की आवश्यकता थी? भाई लाभ के पद में राज्यपाल का पद आता ही नहीं है, तो उनको रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा ही शायद 2012 में मुझे याद आ रहा है कि प्रणब दा हमारे राष्ट्रपति बने थे। उस समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री।
तो उन्होंने भी रिजाइन किया था। क्या उनको भी रिजाइन करने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। तो याद रखना लाभ के पद में कौन कौन नहीं आते हैं। तो पहला कौन नहीं आता है बोलो? राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति। तीसरा मंत्री, दो चाहे वो सेंट्रल चाहे स्टेट कहीं के भी हो। और चौथा बोलो राज्यपाल। ये लाभ के पद में नहीं आते, बाकी आते हैं राज्य के पद, लाभ के पद में। समझ गए? पुनः बोलो राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में भाई? राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में बोलो? 58। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए बोलो? 45। अब बेटा वो किस सदन में चुने जाने की योग्यता रखता है बोलो? लोकसभा। अब राज्यपाल में आओ। राज्यपाल की योग्यताएं थोड़ी ना पढ़ाई है मैंने आपको। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में अपन ने कहा ना एक कम या ज्यादा होगा 58। अब मुझे बताओ वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही आएगा। दूसरी योग्यता उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बोलो ना? अब सही बोलना, मैं कोई इंटर नहीं दे रहा हूं। वो किस सदन में चुने जाने की योग्यता रखता हो। देश में लोकसभा है तो राज्यों में क्या हो जाएगा बोलो ना? विधानसभा। शाबाश। देखो बेटा समझ के पढ़ा करो, हमेशा वो आंसर सही होते चले जाते हैं। तुम्हारे पास रही होगी ना पॉलिटिकल तो, और अभी तुम बच्चे भी बहुत छोटे हो, 10वीं 11वीं के बच्चे हो, है ना? 12वीं बस ज्यादा ये ही अपने गाँव के बच्चे हैं अपन लोग, तो इससे ज्यादा है भी नहीं। और यदि एक बार ढंग से हमने पढ़ लिया तो फिर अच्छे से निकल ही जाता है वो। तो देखो राज्यपाल की योग्यता भी हमने निकाल दी। ठीक है, फाइनल बोलिए। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है बोलो ना? 52। अरे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है बोलो? 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है बोलिए? राष्ट्रपति, जिसका प्रयोग वो स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये अनुच्छेद कौन सा है बोलो? 53। और राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में बोलिए? 58। मजा नहीं है, दोबारा से बोलो। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है बोलो? 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है बोलो? राष्ट्रपति, जिसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये अनुच्छेद कौन सा है? 53। और योग्यताएं किस अनुच्छेद में बेटा? 58। ठीक है, बाकी तो हमको याद है क्या क्या। अब हम आते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल ये आर्टिकल है हमारा 54। 52-53 पढ़ लिया हमने। 58 वो योग्यता पे इसलिए चला गया, अपन एक सिस्टम से चल रहे हैं उल्टे सुलटे, है ना? सिस्टम से चल रहे हैं इसलिए। आज के बाद आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति को चुनता कौन है, क्या हम लोग चुनते हैं? अभी तो शायद आपकी उम्र नहीं है वोटिंग कास्ट वोट करने की, अभी थोड़ी ना आपकी उम्र है, लेकिन हम इतना तो देखते हैं कि राष्ट्रपति को हम कभी भी नहीं चुनते। मतलब हमारे पापा हमारे चाचा कभी वोट कास्ट करने जाते हैं क्या? जैसे हम लोग एमएलए को चुनते हैं, ठीक है, अपना एमएलए जैसे श्रीमान जोरीलाल जी मीणा है, ठीक है। हम एमपी को चुनते हैं, श्री बालकनाथ जी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं कि नहीं, तो उनको हम चुनते हैं। ऐसे कभी राष्ट्रपति का हम चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? हम नहीं करते। तो कौन करते हैं भाई? पहली बात तो ये सेट कर लो कि बेटा इसका निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में बोलो? 54। ठीक है, राज्यपाल का कोई निर्वाचक मंडल नहीं होता है, उसकी डायरेक्ट नियुक्ति होती है और वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये कुछ डिफरेंस है यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल। मैंने कहा ना पूरा थोड़ी ना समान है, लगभग सेम है, लगभग लेकिन कुछ अलग भी है। निर्वाचक मंडल में आपको मैं 4 चीजें बता रहा हूँ और आप प्लीज अच्छे से बोलना। पहला है बेटा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इस पर भी डिस्कस भी करूंगा मैं लोकसभा वाले पे। पहला क्या है बोलो? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य। देखिए भारतीय संविधान में 126वां संविधान संशोधन 2019 में पास हुआ है, जो कि 104वां संविधान संशोधन था। इसमें हमने 2 प्रावधान किए। नंबर 1, पहले हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, आंग्ल भारतीय हिंदी में, है ना। तो राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था? 2। भाई कहीं ना कहीं हितों का कुठाराघात होता है ना हितों पे। मान लो मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने इन दोनों भैयाओं को लोकसभा में मनोनीत कर दिया और अगली बार राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याशी बन गया, तो ये तो मुझे ही वोट करेंगे ना। तो हित कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं नहीं हो रहे? एक मतलब फेयर सिस्टम नहीं है, प्रभावित। तो ये 126वां संविधान संशोधन, जो कि काउंटिंग में 104वां संविधान संशोधन था 2019 में। इसमें बेटा जो एंग्लो इंडियन पहले 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, लेकिन अभी तो है, क्योंकि प्रेजेंट में अगली लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नहीं आएंगे। तो आपसे कोई पूछे पहला कौन चुनते हैं, बोलो ना लोकसभा में निर्वाचित सदस्य। ठीक है भाई, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, राष्ट्रपति महोदय करते थे अनुच्छेद 331 के तहत, और उसको व्यवस्था को हमने अभी हाल ही में समाप्त कर दिया। सेकंड नंबर पे है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो राज्यसभा में प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं। इनमें से 12 सदस्य जो कि साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा, विज्ञान, खेल, विशिष्ट, इन सब में अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त धुरंधर होते हैं।
इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय 12 व्यक्तियों को अनुच्छेद 80 के तहत नियुक्त करता है। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है। तो वो 12 व्यक्ति जो राज्यसभा में जा रहे हैं, अगर वहां वो खड़े हो गए, प्रत्याशी बन गए राष्ट्रपति महोदय, तो अगली बार वो उसी को वोट कास्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनको भी हटा दिया। मतलब राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, इसको ऐसे समझ लो। राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो बोलो, इसको 4 लैंग्वेज बता रहा हूं मैं। पहला क्या है बोलो? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा क्या है बोलो? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और एक लाइन में बोल सकता हूं ना बेटा, संसद के निर्वाचित सदस्य। अरे एक लाइन में क्या बोल सकता हूं मैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तीसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राजस्थान की विधानसभा है, ठीक है। अब आप कहोगे राजस्थान में तो सारे ही निर्वाचित होते हैं। ये भी प्रावधान था कि अगर राज्यपाल महोदय चाहें तो अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। तो अभी तो हम राज्य विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के भी क्या आ जाएंगे? निर्वाचित सदस्य। लेकिन बेटा आपको पता है प्रेजेंट टाइम में इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। आज हमारे देश में 28 राज्य हैं या नहीं है? और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। भाई पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। 2 हमने नए बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। लेकिन वो जो दमन दीव है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो दोनों को, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इनको एक कर दिया। तो अब कितने रह गए? 8 रह गए। अच्छे लोगों को पता नहीं है कि प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सब लोग 9 ही करके आते हैं, अधिकतर जो पढ़ते हैं वो तो खैर जानते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से रनिंग में 2 की अपनी विधानसभा है। तो चौथा बन जाएगा हमारा लैंग्वेज केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बस ये 4 लैंग्वेज है। पुनः बोलो, पहला क्या लिखा मैंने? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा बोलो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा बोलो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा बोलो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने बोलिए? 8। 8 में से 2 में रनिंग में विधानसभा चल रही है। एक का नाम है दिल्ली और एक का नाम है पांडिचेरी। तो ये दोनों के जो दिल्ली और पांडिचेरी के जो हमारे विधानसभा के सदस्य वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। और आपको पता होना चाहिए बेटा, आर्टिकल 370 रिमूव हो चुका है हमारे देश में। 5 अगस्त 2019 को विधेयक आया था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 370 हट गया है और अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख भी बन गया है। जम्मू कश्मीर में अपनी खुद की विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर में अपनी, जैसे दिल्ली में विधानसभा है ना, ऐसे ही जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में क्या होगी? अपनी विधानसभा। यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जिनके अपनी खुद की विधानसभा होगी। पहला कौन सा हो गया बोलो? दिल्ली। और दूसरा कौन सा हो गया? पांडिचेरी। तो अभी तो फिलहाल अभी जम्मू में विधानसभा तो बनी नहीं है, ठीक है। अभी जो सदस्य हैं वो तो दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। तो ये जो निर्वाचक मंडल है ये कौन सा आर्टिकल है बोलो? 54। अब शुरू से बोलो, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बोलने में कंजूसी मत करो यार, जिसने करी शर्म उसके फूटे। तुम ही कह रहे हो, मैं थोड़ी ना बददुआएं दे रहा हूँ, मेरे मुंह से तो मैं बोल भी नहीं सकता। इसलिए एक तो सीधे बैठो प्लीज और खूब बोलो। मैंने कहा ना गलत बोलो। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद है बोलो? 52। शाबाश। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, जिसका प्रयोग वो अपने स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये आर्टिकल कौन सा है बोलो? 53। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में बोलो? 54। निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में बोलो? 54। निर्वाचक मंडल में मैंने कितनी चीजें बताई थी आपको? 4। पहला बोलो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा बोलो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा बोलो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा बोलो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। विधानसभा रनिंग में कितनों की है? 2। पहला दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी। और हमने एक नया 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन दोनों में भी विधानसभा किसकी होगी बोलो? जम्मू कश्मीर। अब मैं 2 संविधान संशोधन याद करा देता हूं आपको, वो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991। आपको पता होना चाहिए 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991। और इसमें हमने दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं का सृजन किया था। पांडिचेरी का नाम क्या है भाई?
पुडुचेरी। पांडिचेरी का नया नाम क्या बेटा? पुडुचेरी। तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाओं का केवल सृजन हुआ था, मतलब हम लोगों ने विधानसभा बना दी। अभी इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम लोगों ने शामिल नहीं किया, फिर हमको एक और अमेंडमेंट में लाना पड़ा। 70वां संविधान संशोधन, जो यहाँ एक बढ़ गया तो यहाँ भी एक बढ़ा दो याद रखने के लिए। ये कब हुआ? 1992। और 70वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। क्लियर है बेटा? तो एक बार फाइनल बोलो। आपके एक ध्यान रखना, तुमको ये पता है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बेवकूफी मरते दम तक। तुमको पता है 52 पहले बताया, 53 बताया, डायरेक्ट 58 पे चला गया था। ऐसे ही बोल दो 52, 53, 58। तो ये ध्यान रखो ना कौन सा सुन रहा है। बोलो भारत में राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है? बोलो 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बोलो राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। ये अनुच्छेद कौन सा है? 53। फिर हमने जाना, अब सही बोलना, योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? बोलो 58। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। किस सदन में चुने जाने की योग्यता रखता हो? लोकसभा। निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में? बोलो 54। मर गए। निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में? बोलो 54। कितनी चीजें हैं? 4। पहला क्या है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा क्या है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। प्रेजेंट में विधानसभा कितनों में है? 2। पहला बोलो दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी। नया केंद्र शासित प्रदेश इसमें विधानसभा बनाई गई है, वो भी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991। और दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का सृजन कर दिया। और 70वां कब हुआ? 1992। दिल्ली और पांडिचेरी को हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया। तो ये हो गया 54। अब हम आते हैं बेटा अनुच्छेद 55 पे। अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया। क्या है? बोलिए। निर्वाचन प्रक्रिया। हाँ, बोर हो गए क्या? पहले तो ये बताओ, तो थोड़ी देर और पढ़ लें, ठीक है? ज्यादा नहीं, बस ये 60 तक गैर हुए। 58 तो पढ़ ही लिया, 57 तो बिल्कुल छोटा है, 60 चले जाएंगे, सर भी नहीं अभी, है ना? अनुच्छेद 55 में क्या है बेटा? निर्वाचन प्रक्रिया। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? एक बात ध्यान रखना, अगर जनता चुनती है तो वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे हम लोग एमएलए को चुनते हैं ना, तो क्या हो गया? वो प्रत्यक्ष। हम लोग एमपी, हमारा जो बालकनाथ जी, श्री बालकनाथ जी, उनको चुना, ये क्या है? प्रत्यक्ष। अगर जनता किसी को चुन देती है तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और अब जनता राष्ट्रपति को चुनती नहीं है, तो बताओ ये प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? बोलो अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति महोदय को हम कैसे चुनते हैं बेटा? अप्रत्यक्ष। कैसे चुनते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा। ये रटने पड़ेंगे लेकिन याद हो जाएंगे। ऐसे ही हम उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, उपराष्ट्रपति वैसे ही। और हमारे देश में जो संविधान निर्मात्री सभा चुनी गई थी, वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ही चुनी गई थी, ठीक है? तो पुनः बोलो, निर्वाचन प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में? बोलिए 55। अरे निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 55। प्रत्यक्ष चुनते हैं क्या? प्रत्यक्ष। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हम उनको गुप्त मतदान। हल्ला नहीं मचाते कि हट जाओ मैं तो फलाने को वोट दूंगा, ऐसे हल्ला नहीं मचाते। तो कैसे देते हैं ये लोग? गुप्त। और कौन सी व्यवस्था है? बोलिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इनका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो भाई, ये जो निर्वाचन होता है 2 सिद्धांतों पे होता है। पहला होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है? मतदान जो होता है वो वरीयता क्रम के आधार पे होगा। मतदान कैसे होगा? वरीयता क्रम। मान लो ये 3 कैंडिडेट्स हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए। जो वोटर होंगे ना, उनको अपनी पसंद लिखनी होती है, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। इसको लगता है तीसरी पसंद, ये दूसरी, पहली, इसको पहली। तो इनको अपनी क्या देनी पड़ती है? वरीयता। क्या देनी पड़ती है बेटा? वरीयता क्रम। तो ये तो है एकल संक्रमणीय। और एक होता है समरूपता का सिद्धांत। दूसरा क्या होता है? समरूपता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? देखो, एक तरफ तो है हमारी विधानसभाएं, तो देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके मत का मूल्य, और उसी के बराबर होता है संसद के सदस्यों के मत का मूल्य। यानी कि जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं ना, वो तो सब एक तरफ तराजू में, और एक तरफ दूसरी तराजू के पल्ले में कौन है? संसद के सदस्यों का मत का मूल्य। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा?
बराबर होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों? बराबर। और यहाँ वोट को गिना नहीं जाता है कि 1 2 3 4 ऐसे वोट को गिना नहीं जाता है, अपितु मत का मूल्य निकाला जाता है। मत का क्या निकाला जाता है बेटा? मूल्य। और वो मत का मूल्य निकलता है, वो निकलता है जनसंख्या से। और वो कौन से वर्ष की जनसंख्या है? 1971। चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, ये ध्यान रखना हमेशा। इनमें जो आज सीटों का प्रतिनिधित्व है वो कौन से वर्ष की जनसंख्या पर है? 1971। ये 2001 में परिवर्तित होनी थी, लेकिन 84 में संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी महोदय ने इनको 2026 तक बदल दिया। अब ये जो हेरफेर होगा ये कब होगा? 2026 में। मतलब हम एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आपकी सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। मतलब हम तो जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि आज सारी समस्याओं की जड़ क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए इसको हमने 2026 तक बढ़ा दिया। अब हम सबसे पहले राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य निकालते हैं। ध्यान रखना बेटा, राजस्थान के एक एमएलए का जो मत मूल्य आता है वो आता है 129। अगर हमारे एमएलए साहब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो वो एक काउंट नहीं होगा। जैसे अपन वोट करने जाते हैं एक ही गिना जाता है ना, जब एमएलए साहब वोट करेंगे तो कितना काउंट होगा? बोलिए 129। कितना काउंट होगा? 129। अच्छा मुझे बताओ, देश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? यूपी की। तो देश में सर्वाधिक एमएलए के मत का मूल्य भी कहां से आएगा? यूपी से। और यूपी से कितना आएगा? बोलो 208। एक बार पुनः बोलो, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मतों को गिना जाता है? नहीं। मत का क्या निकाला जाता है? मूल्य। राजस्थान में एक मत का मूल्य कितना निकलता है? बोलो 129। देश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है बेटा? यूपी की। तो यूपी का मत का मूल्य कितना है? बोलो 208। अच्छा सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। तो सबसे कम मत का मूल्य भी कहाँ निकलेगा? सिक्किम में। और सिक्किम में एक एमएलए का मत का मूल्य कितना होता है? बोलो 7। ये बहुत प्यारी चीजें हैं। ऐसे सवाल कंपटीशन में नहीं आते हैं, गलती से आ जाते हैं तो लाखों में एक बच्चे का सही होता है। और 5 से 10 सवाल ही तो होते हैं जिन पर हमारा सिलेक्शन टिका होता है। अरे बाकी तो सबके उतने ही आते हैं जितने आते हैं। हम जब भी फेल होते हैं ना एग्जाम में 5 से 10 नंबर के बीच होते हैं। सही बात है ना। अभी आप बहुत छोटे हो, जो आप बार बार भगवान ना करे ऐसी स्थिति आएगा आप बार बार कंपटीशन दो, सिलेक्शन होते जाओ, जैसे जैसे ऊंचाइयां चढ़ते जाओ। हम तो ऐसी दुआएं करते हैं। ठीक है, तो ये मत के मूल्य हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। पूरे देश के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनके जो मत का मूल्य है वो है बेटा 5,49,474। पूरे देश में जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं ना, उनके मत का मूल्य यदि हम निकालें तो वो कितना है? बोलिए 5,49,474। अब आप कहोगे सर ये मत का मूल्य निकलता कैसे? देखो इसको याद मत करना, मैं लिख देता हूं इस सूत्र को, आपको याद नहीं करना है। राज्य की कुल जनसंख्या, जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। इस सूत्र से हम किसी भी एमएलए के मत का मूल्य निकाल लेते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ जो जनसंख्या आएगी वो 1971 की आएगी ना, ये ध्यान रखना। तो इसको यदि हम प्रेजेंट में करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में एक एमएलए का मत का मूल्य कितना आ जाता है? बोलो ना 129। यूपी का कितना आ जाता है? बोलो 208। और सिक्किम का कितना आ जाता है? बोलो 7। और पूरे देश के जितने भी हमारे एमएलए हैं उनके मत का मूल्य कितना आएगा? बोलिए 5,49,474। समझ गए? तो ये हो गया मत का मूल्य एक एमएलए का। और यदि हम एमपी के मत का मूल्य निकालें तो देखो एमपी के मत का मूल्य क्या होगा? देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं, अभी कहा ना मैंने 5,49,474, ये जितने भी देश के एमएलए के जो मत का मूल्य है वो टोटल, उसमें भाग दे देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों का। संसद के निर्वाचित सदस्य। तो इससे हम बेटा इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आएगा वो हमारा मत का मूल्य आ जाएगा। ये प्रेजेंट में एक एमपी का जो मत का मूल्य है वो कितना है? बोलिए 708। याद रह जाएगा। जैसे हमारे बालकनाथ महोदय राष्ट्रपति के वोट करेंगे तो वो कितना काउंट होगा? 708। वो हमारे सांसद हैं, तो संसद के एक मत का मूल्य कितना निकलता है? 708।
और राजस्थान में विधानसभा के मत का मूल्य कितना निकलता है? 129। क्या ये सभी राज्यों का समान है? नहीं। ये बेटा दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, वहां उस राज्य की जनसंख्या, सही बात है ना, और नंबर दो, उस राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तब ये मत का मूल्य निकलता है। तो मैं समझता हूँ शायद आपके मत का मूल्य अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः बोलो, सही बोलना प्लीज। अनुच्छेद एक तो बोल दो यार प्लीज। अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद है बोलो? 52। अनुच्छेद मत बोला करो, आप डायरेक्ट बोला करो। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद है? 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है बोलिए? राष्ट्रपति। इसका प्रयोग वो स्वयं अपने अध्यक्षों के माध्यम से करेंगे। कौन सा अनुच्छेद है? 53। योग्यताएं किस अनुच्छेद में बोलिए? 58। उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बोलो? 35। और वो किस सदन में चुने जाने की योग्यता रखता हो? लोकसभा। अच्छा, निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में बोलिए? 54। मैंने चार चीजें बताई। पहला क्या बताया था बोलिए? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा बोलो? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा बोलो? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चौथा बोलो? केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित। अच्छा, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। प्रेजेंट में रनिंग में विधानसभा कितनों में है? 2। पहला दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी। अच्छा, नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा बनाने की घोषणा कर दी। 69वां संविधान संशोधन कब? 1991। और हमने दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का सृजन कर दिया। पांडिचेरी का नया नाम पुडुचेरी है। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमने दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया। बोलो, निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बोलो ना? 55। प्रत्यक्ष चुनते हैं, प्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हम इसको चुनते हैं। फिर हमने जाना मत का मूल्य कौन से वर्ष की जनसंख्या पर निकाला जाता है बोलो? 1971। राजस्थान में एक एमएलए का मत का मूल्य कितना आता है? 129। सर्वाधिक कहाँ का है बोलो? यूपी का। कितना है बेटा? 208। न्यूनतम कहाँ का है मत का मूल्य? सिक्किम का। और वो कितना है बोलो? 7। अच्छा, पूरे देश की जितनी भी विधानसभाएं, इनके टोटल मत का मूल्य कितना है? 5,49,474। फिर हमने जाना इसके बाद में, अच्छा, जितने भी हमारे एमएलए हैं वो राज्य की विधानसभा में वोट करते हैं। भाई एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो वो कहाँ वोट करेंगे? जैसे राजस्थान का तो जयपुर में करेंगे। और जितने भी हमारे एमपीज हैं वो वोट कहाँ करते हैं बेटा? दिल्ली में। लेकिन मान लो कोई एमपी कहता है नहीं मैं तो वोट कहाँ करूंगा? राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही करूंगा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसे 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो ये निर्वाचन प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 56 पे। अनुच्छेद 56 में बेटा इसका कार्यकाल है, पदावधि जो है वो कौन से अनुच्छेद में बोलिए? 56। अब ये तो बिल्कुल ही सरल हो गया। राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? 156। ये तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ, सेम टू सेम आ गया। तो आपसे कोई पूछे बताओ राष्ट्रपति महोदय की जो पदावधि है वो कौन सा अनुच्छेद है? 56। ये जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं वहां से लेकर का इनका जो कार्यकाल होता है बेटा वो कितने साल तक होता है बोलिए? 5 वर्ष। समझ में आ गया? राष्ट्रपति का पद हर हाल में 6 महीने में भरा जाना चाहिए। अर्थात जब राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम कितने दिन काम कर सकता है बोलो? 6 माह। भाई राष्ट्रपति का पद हर हाल में कितने दिन भर जाना चाहिए बोलो ना? 6 महीने। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो पुनः बोलो, पदावधि का वर्णन कौन से अनुच्छेद में बोलिए? 56। पद ग्रहण से कितने वर्ष तक ये काम करेगा बोलो? 5 वर्ष। और इनका पद हर हाल में कितने महीने में भर जाना चाहिए? 6 महीने में। अच्छा, राष्ट्रपति महोदय जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो त्याग पत्र किसको देते हैं बोलो? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये अच्छा सवाल है जो आता है एग्जाम में। आपसे डायरेक्टली मैंने पूछा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा भाई? लोकसभा। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय का निधन हो गया, या राष्ट्रपति महोदय ने रिजाइन कर दिया, या अन्य कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ गई जिनके, या राष्ट्रपति पे महाभियोग लग गया, ऐसी स्थिति राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद है 65। नहीं याद करना, जब उपराष्ट्रपति होंगे तब देखेंगे। पुनः बोलो, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बोलो? 5 वर्ष। शपथ ग्रहण से, है ना। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को।
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके कार्यभार कौन संभालेंगे बोलो? उपराष्ट्रपति। और उस समय उपराष्ट्रपति को वही वेतन भत्ते और देय होते हैं जो किसको मिलते हैं? राष्ट्रपति। और उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। वो केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेंगे। मान लो राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त है और बाई चांस उपराष्ट्रपति महोदय का पद भी रिक्त है, तो कोई तो पद को संभालेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में पद को संभालते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उनका पद भी दिखता है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। अब ये मत कहो वो सभी नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं वो तो विद्यमान होते ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया बेटा, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। उसका सूत्र याद भी मत करना। क्या प्राप्त करना होता है बोलो? निश्चित कोटा। अगर उसको निश्चित कोटा नहीं मिला तो फिर वो जीतेंगे नहीं। होता क्या है इसमें? प्रथम वरीयता के मतों को गिना जाता है। यदि प्रथम गणना में किसी को स्पष्ट निश्चित कोटा मिल जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति महोदय चुन लिए जाते हैं। और यदि नहीं मिलता है तो जिसको सबसे कम मिलते हैं ना वोट, उसको हटा देते हैं, फिर दोबारा से गणना की जाती है। और ऐसा हमारे देश में केवल द्वितीय पसंद के जो गणना हुई वो केवल एक ही राष्ट्रपति चुने गए 1969 में, और वो थे वीवी गिरी। कौन है बेटा? वीवी गिरी। अनुच्छेद 57 ये क्या कहता है भाई? ये लास्ट का, इसके बाद अपन छोड़ देंगे। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति केवल कितनी बार बन सकते हैं? 2 बार, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है। वो आर्टिकल कौन सा है? 57। अपन ने 1-1.5 घंटे क्लास पढ़ी है ना। अभी जितने मैंने देखा नहीं टाइम कितना हुआ है बेटा। अब मैं एक बार लास्ट पर आपसे सुनूंगा फाइनली, और आपको पड़ोसी कसम अगर नहीं बोलोगे तो ये और ध्यान रखना। अच्छा, हम सबसे ज्यादा दुखी किससे हैं? पड़ोसी से ही। अपने घर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी सूख की रोटी कैसे खा रहा है इससे बड़ा अपन महसूस करते हैं। ऐसा होता है। वो क्या है, एक बार कोई भक्त था तो उसने क्या है भोलेनाथ की प्रसन्नता की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। भोलेनाथ खुश हो गए, बोले मांग भगत क्या मांगना है? बोले मैं तो जो मांगू ना वही मुझे मिल जाए, उसने ये कहा। तो भोलेनाथ वरदान देने लगे, पार्वती मैया ने रोक दिया, बोले रुक जा, इतनी जल्दी नहीं। बोले ये लालची आदमी रेडी। बोले रोक, बोले ठीक है तुझे मिल जाएगा लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। अब उसका माथा खराब। बोले साढ़े तपस्या तूने की, सुबह सुबह महादेव जी नवाने तू जाता, भाई डबल किसको मिल रहा है? भाई बराबर का मिलता ठीक है, उसको तो अगले को डबल मिल रहा है। तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसको यंत्र दे दिया कि इससे मांग लेना। वो घर आया, अपनी पत्नी से बोला, बोले भोले बाबा का दिमाग खराब हो गया। वो कह रहे हैं बोले तेरे को जितना मिलेगा उससे पड़ोसी को डबल मिलेगा। बोले ठीक है। अब वो तो वो विदेश में कमाने चला गया। पीछे से बेचारे जब पत्नी पे विपत्ति आई, भरण पोषण नहीं होने लगा, तो उसने उसी यंत्र को निकाला। ओम कर्पूरम गुरुम कर्णातरम संसारम भुजगेंद्रम सदा वसंत हृदय बिंदे भौम भौम सहितम नमामि। बोलो एक महल बढ़ जाए, वहाँ कितने बढ़ गए? 2। ये आ जाए वहाँ तो डबल आ जाए। अब कुछ दिन बाद वो बेचारा पति आया वहाँ से कमा पाओगे। अब वहाँ देखा उसने तो उसकी सुदामा जैसी हालत हो गई कि वहाँ उसने देखा इतना बड़ा आलीशान भव्य महल। अरे बोले यार रामलाल का मकान था ना। बोले यार रामलाल को ये मकान तो। अरे बोले यार ये चक्कर। बोले उसकी बीर बहन रहती। अरे बोले ऊपर है जाके तो देख। और ऊपर गया तो उसकी दासी दासियां नौकर गहने चाकर, उसकी पत्नी की तो पूरी मतलब पूरे राजा वह भी जीवन जी रही थी। उसने कहा दूसरा ब्याह कर लियोगे? अरे बोले दूसरा ब्याह नहीं किया। बोले तो क्या हुआ? बोले तुम वो यंत्र देख गए थे ना, उसी से पूछा गया। बोले तेरे पे मांगना भी नहीं आता। बोले अब देख मैं मांगता हूँ। कहते हैं ना पड़ोसी से हम किस तरीके से दुखी हैं। तो अब वो उस यंत्र को लेके बैठ गया। वही अपने मंत्र बोले, भोलेनाथ को याद किया। बोलो मेरे घर के मेन गेट के आगे एक कुआं खुद जाए। उसके कितने खुद गए बोलो? अब उसके 2 खुद गए। बोले अभी तो देख, अभी तो ट्रेलर फिल्म तो अभी बाकी है। अब अगले दिन उसने फिर वही पूजा की, और पूजा करने के बाद बोला हमारी एक आंख फूट जाए। उनकी कितनी फूट गई? सब कुआं में गिरे। तो हम हमारे सुख से मतलब हमारे खुद के दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी से दुखी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और हमको ऐसा नहीं बनना है। ये थोड़ा सा था। अब लास्ट सुना दो, फाइनल सुना दो प्लीज। आज हम कौन सा भाग पढ़ रहे थे बोलो? भाग 5। संविधान का सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है बोलो? भाग 5। कहां से कहां तक है बोलो? 52 से 151। कुल कितने अनुच्छेदों में है? 100। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी होती है? 3। पहला बोलो राष्ट्रपति, दूसरा बोलो राज्यसभा, तीसरा बोलो लोकसभा। अनुच्छेद 79 है। तो बताओ राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 80। लोकसभा का 81। ऐसी विधानमंडल भी 3 अंगों से लगभग है ना। तो पहला अंग कौन सा हो गया? राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधानसभा। ये अनुच्छेद 168 है।
तो बताओ विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 169। विधानसभा किस में होता है? 170। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद है बोलो? 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ये कौन सा अनुच्छेद है? 53। योग्यताएं कौन सा अनुच्छेद में बोलिए? 58। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। किस सदन में चुने जाने की योग्यता रखता हो? लोकसभा। निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में बोलो? 54। निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बोलो? 55। इसकी पदावधि कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में बोलो? 56। और हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय कितनी बार चुने जा सकते हैं, ये कौन सा आर्टिकल है बोलो? 57। 58 हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। तो आप पढ़े, उसके लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इसको आप लिख सकते हैं घर जा करके, क्या पढ़ा हमने। अरे आज लिखने की कोशिश करना ना, पहले दिन हो सकता है एक ही लाइन लिखें, दूसरे दिन 2 लाइन लिखें, तीसरे दिन 7 दिन में आप पूरा लिख दोगे जो पढ़ाते हैं उसको, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। पढ़ा होगा आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।